नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर के सर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूं वो सब समझ में आता होगा। और आप लोग उसको समझने और या जो रीडिंग करने के आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप सब उसको रीडिंग करते होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सभ्यता। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सभ्यता है वो लैटिन भाषा की सिधाई शब्द से है, जिसका नगर नागरिक या शहर का निवासी भी उसको कह सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सभ्यता। सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? जैसे हमने पिछले की कक्षा में पढ़ा था, कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर मुख्यतः तीन भाग थे। एक तो था एक तो था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा था कौन सा था? मध्यपाषाण काल। और तीसरा क्या था? तीसरा था नवपाषाण काल। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। ये तीन काल हमने किसके अंदर पढ़े थे? ये हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ये हमने तीनों पढ़ा। तीनों जो ये थे काल, मैंने आप लोगों को इनके बारे में बताया था। के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और अब हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता था दूसरा काल। तो हमारे पास जो काल था दूसरा, वो कौन सा? पहले हम थोड़ी सी देर उसकी बातें करते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब आ गया आधे ऐतिहासिक काल। ध्यान दे, हमने क्या पढ़ा था पीछे की कक्षा में? प्राग ऐतिहासिक काल। और आज हम पढ़ रहे थे आधे ऐतिहासिक काल। ध्यान देना, तो इसका जो समय काल है अलग अलग आता है, ये मानते हैं हम, लेकिन जो समय है वो हर जगह अलग आता है। मैं आपको उसका परमानेंट वो सबूत नहीं दे सकता कि क्या सही में जो मैं लिखा रहा हूं वो सही। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ समय को ऐसे लेंगे जो एग्जैक्ट समय बैठता हो। और जो एनसीईआरटी की बुक गूगल भी पर भी मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ लिखा दूंगा। वैसे ये परीक्षाओं में इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूंगा। तो हम पढ़ रहे थे आधे ऐतिहासिक काल। ध्यान दें, आधे ऐतिहासिक काल को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में बताया था मैंने? दो भागों में। इसको दो भागों में विभक्त किया है। हमारे पास पहला भाग कौन सा था? आधे ऐतिहासिक काल के अंदर था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान दे, सभ्यता हमने यही पढ़ा था कल। सकी सभ्यता किसको कहते हैं? सभ्यता का अर्थ क्या है? और दूसरा आता है हमारे पास वैदिक का। वैदिक का। अब हम लोग कहेंगे सर ये तो सही है कि वैदिक काल जो आता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंदर हम इसके प्रमुख नगर जो सिंधु घाटियां जो हुई है सभ्यताएं, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, राखीगढ़ी हो गई, सुमेरियन सभ्यता हो गई, और वो जो पीली मंगा, काली मंगा, आहड़, बनावली, गणेश्वर, जो तीन चार ये जो 10-15 जो सभ्यताएं हुई है, वो सब इसी के अंतर्गत हुई है। यानी कि इस सभ्यता के बाद में ही उन सभ्यताओं का विकास हुआ है। यानी इसके समकालीन ही इसके अंदर ही हम उन सभी सभ्यताओं को पढ़ लेंगे। फिर आता है हमारे पास वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभक्त किया है। ध्यान देना, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा था। एक तो था ऋग्वेदिक काल। ध्यान देना, ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक काल। और एक क्या था? एक था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ध्यान देना, मैंने क्या बताया था? प्राग ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा था, जिसको तीन भागों में विभक्त किया था। और अब पढ़ रहे हैं हम आधे ऐतिहासिक काल, जिसको दो भागों में विभक्त किया है। जिस जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंदर हमारे पास मोहनजोदड़ो हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई। और कौन सी है? मोहनजोदड़ो के बाद में कौन सी है? हड़प्पा। ये पहले है, इसको पहला खोदा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हड़प्पा को ही खोदा गया था, इसके बाद में इसको खोदा गया था। हड़प्पा हो गई। हड़प्पा के बाद में हो गई हमारे पास जैसे राखी गढ़ी हो गई, राखी गड्डी हो गई, लोथल हो गई, पांचवी समुद्र हो गई। ये अलग अलग सभ्यताएं है जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इन सभी सभ्यताओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, समझ में कम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं समझा के ये सब आप लोगों को बता दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल।
ऋग्वेदिक काल यानी ऋग्वेद का जनक कौन था, ऋग्वेद को किसने लिखा, ऋग्वेद के अंदर क्या क्या आता है, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य का जो आगमन हुआ था, तो आर्यों ने ही ऋग्वेद को लिखा था, आर्य कौन थे, उन सब के बारे में हम ऋग्वेद काल के अंदर पढ़ेंगे। बाद में आता है हमारे पास उत्तर वेदिक काल की। इसके अंदर जो बाकी के 3 जो वेद है हमारे, कौन कौन से, इसके अंदर ऋग्वेद, इसके अंदर आ गए सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 2-3 है, उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, वो सब इसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि ऐतिहासिक काल, जो उसको भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, जो मैं अगली कक्षाओं में आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा। तो ये हमारे पास आधे ऐतिहासिक काल है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया है। तो हम सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले ध्यान देना, क्या पढ़ेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो सभ्यता शब्द है ये कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है कौन सी भाषा से, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सा शब्द, सिंधु का, सॉरी सभ्यता शब्द कौन सी, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के सिविलाइज, सिविलाइज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ध्यान देना, जिसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है नागरिक या शहर का निवासी, शहर का निवासी। ये मैंने आप लोगों को बताया है। सिंधु घाटी सभ्यताओं को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हमारे पास आ गई है। इस सभ्यता का समय काल है लगभग 2500 से 1750 बीसी तक माना गया है। प्रूफ है, ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को लगभग जगह पर यही मिलेगा कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका समय काल रहा है। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, समय काल आ गया। क्या आ गया, समय काल। समय काल कब से कब तक माना गया, 2500 बीसी से बीसी से कब तक, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक इसके समय काल को माना गया है। अब हमारे पास आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहेंगे सिर्फ इसको, क्योंकि जो ये सभ्यता हुई सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर एक प्रमुख नगर था जिसका नाम था हड़प्पा, और माना जाता है कि जिस जगह को हम खोजते हैं उस जगह पर हम उसी जगह के नाम पर उस सभ्यता या उस चीज को उसका नाम देते थे। जैसे मैंने कोई खोज करती, जैसे मैं कहता हूँ मैंने आग की खोज की। अब मेरे को ये बताओ बच्चे कि आप लोग इसको आग क्यों कहते हो, क्योंकि ये जो नाम है ये मैंने इसको दी है। क्या पता मेरा भी नाम आग से ही शुरू होता होगा। जैसे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ने हैं, हिस्ट्री। ध्यान देना, ज्यादा दूर नहीं है। जो ये हिस्ट्री शब्द है, ये शब्द कहां से आया, जैसे कि अब ये हिस्ट्री है, इसको किसने लिखा था, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द को लिखा। हेरोडोटस क्या था, हेरोडोटस ने कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिका। स्टोरी आप समझते हो, स्टोरी क्या होती है, कहानियां होती है, और हिस्टोरी क्या क्या होती है, इतिहास होता है। तो ये इसने लिखा था। जैसे वोट होता है, वोट का जो नियम है वो किसी वोट नाम के व्यक्ति ने नहीं दिया था। जैसे चुंबक का नाम क्या था, चुंबक, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो वो कौन से व्यक्ति ने दिया था, वो मैग्नेट नाम जो है वो मैग्नीस नाम के एक व्यक्ति था, जो पहाड़ के अंदर गया था, जो उसको वहां पर क्या मिल गई, चुंबक मिल गई। हम तो उसको चुंबक भी कहते हैं, लेकिन वैसे अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स चुंबक, यानी अपनी ओर आकर्षित कर ले, किसको, लोहे की वस्तुओं को, धातु की वस्तु को अपनी ओर, धातु के अंदर लोहा को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो चुंबक कहलाता है। तो
उन्होंने खोजा। तो उसी प्रकार इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम? अन्य नाम लिख सकते हैं हम इसका। क्या लिखेंगे? अन्य नाम। अन्य नाम। अन्य नाम। अन्य नाम के अंदर इसका आ जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा आ जाता है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको कांस्य सभ्यता भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कांस्य सभ्यता भी इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सर इसको कांस्य सभ्यता ही क्यों कहते हैं? कांस्य कांस्य की सभ्यता इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? कांस्य धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। बर्तन बनाने में, औजार के अंदर, कोई भी वस्तु देख लो उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा बर्तन बर्तन मैंने बता दिया, मटका बना लिया, बर्तन के अंदर प्याली बना ली, औजार बना, चाकू बना लिया, तलवार बना ली, वो सब कांसे की हुई होती थी। तो उसको कांस्य सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं। यानी इसके अंदर कांसे का सबसे ज्यादा उपयोग होता था, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं। बाद में आता है इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। इसको हम प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं सर? इसके पहले क्या सभ्यता नहीं हुई थी? हुई थी बच्चा, लेकिन ये भारत, अखंड भारत के अंदर ही ये सभ्यता हुई थी। यानी जो नगरीय जो व्यवस्था थी वो इसी सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको नगरीय व्यवस्था भी या नगरीय सभ्यता भी इसको कहते हैं। बाद में आता है सरस्वती सभ्यता, और इसका नाम क्या आ गया? सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। अब सर इसको सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा ये जो नदी है वो सरस्वती नदी के किनारे, यानी सरस्वती नदी यानी सिंधु नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। लेकिन जो सिंधु नदी थी वो किसकी सहायक नदी थी? वो थी सरस्वती नदी। ये या सॉरी सिंधु सिंधु नदी थी, उसकी सहायक नदी थी सरस्वती नदी। यानी ये जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे भी विकसित हुई थी, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं। सुमेरियन की बेटी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुमेरियन की बेटी। की बेटी। आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। तो ये थे इसके अन्य नाम। अन्य नाम क्या हो गया? हड़प्पा हो गया, कांस्य सभ्यता हो गई, प्रथम नगरीय सभ्यता हो गई, सरस्वती सभ्यता हो गई, सुमेरियन की बेटी हो गई। ये सभी नाम सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है, अन्य नाम है। इसका समयकाल मैंने बताया था आपको 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका समयकाल रहा था। और ये इसके प्राचीन पुराने नाम या जो होते हैं अन्य नाम इनके हैं। अब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन जो सभ्यताएं थी वो सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो हम पढ़ते हैं समकालीन सभ्यताएं। क्या पढ़ेंगे? समकालीन सभ्यता। समकालीन सभ्यता, ध्यान देना। समकालीन सभ्यता के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। ध्यान देना, चीन की सभ्यता। इसके बारे में मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको विश्व हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये जो सारी सभ्यताएं आप लोगों के पास आ जाएंगे। आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी चैनल के ऊपर ये सभी मिल जाएंगे। चीन की जो सभ्यताएं हैं वो हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी? हवांगो। हवांगो। कौन सी? हांगो। हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी? चीन की सभ्यता। बाद में आती है हमारे पास कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। ध्यान देना, ये इसके समकालीन है सभी। मिस्र की सभ्यता जो कौन सी नदी के? नील नदी के किनारे। नील नदी के किनारे, यह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद में आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया।
मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया जो भी बोलते हैं इसको, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कौन सी नदी? ये दजला और फरात नदी, दजला और दजला है फरात नदी के बीच ये जो नदियां हैं, ये इसके ये जैसे ये एक सभ्यता हो गई, सॉरी ये नदी हो गई, ये नदियां जा रही है दोनों साइड, और इसके बीच में ये जो क्षेत्र है इसके अंदर ये मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हो गई। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये दजला और फरात नदी के बीच की भूमि है। मेसोपोटामिया का अर्थ भी इसको ऐसा ही मानता है, जैसे मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दजला और फरात नदी के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। तो ये थी, और इसको एक और बात, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कह सकते हैं। सुमेरियन, ध्यान दें यहां भी मैंने एक नाम लिखता, सुमेरियन की बेटी। तो मेसोपोटामिया की जो ये नदी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी सभ्यता के देश यानी माना जाता है कि यहाँ से जितना भी सामान था वो इसके अंदर आता था, यानी व्यापार चलता था। इन दोनों के बीच में बहुत गहरे संबंध माना जाता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि ये इसको हम सुमेरियन की बेटी कह सकते हैं। यानी सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। अब आगे आता है हमारे पास, और लिखा हूं इनके बारे में, ध्यान देना। आगे क्या आता है हमारे पास? हम सर पढ़ गया है, हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ रहा। कैसे रहा सर? कैसे बता रहा हूं, क्या रहा? क्या? मिस्र और मिस्र और और मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र व मेसोपोटामिया। माना जाता है कि यहाँ पर भी जितने भी जो बनते थे, जो भी इनके अंदर जो भी सामान बनता था या खेती की जाती थी, या यहाँ पर जो खेती की गई वो यहाँ से यहाँ आ गई, और यहाँ पर जो भी सामान मिलते थे या बनते थे वो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में चले गए। यानी कि इन दोनों के बीच के इस बीच के अंदर क्या था? गहरे संबंध, व्यापारिक संबंध। इन दोनों को एक जगह रखकर भी हम देख सकते हैं। इसीलिए तो मेसोपोटामिया जो जिसको क्या कहते हैं? सुमेरियन, और इसको सुमेरियन की बेटी, यानी कि यहाँ से जितना भी सामान बनता था, जो भी उद्योगों से सामान आता था, वो सारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जाता था। ये साक्ष्य मिले हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या, ये कौन सी सभ्यता थी? कांसा। और कांसा कहाँ से आता था? वो शायद अब यहाँ कांसा ज्यादा है तो यहाँ से वो कांसा मेसोपोटामिया या मिस्र के अंदर चला गया। यहाँ पर कुछ और जैसे खेती ज्यादा हो गई तो वहां से जो अनाज आया वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। तो ये दोनों आपस के अंदर समकालीन इसलिए इनको मानी जाती है। और जो ये वो करते थे क्या? व्यापार। इन दोनों के बीच में गहरा व्यापार था, इसलिए इन दोनों को समकालीन भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार 1826 के अंदर चार्ल्स मेसेन ने खोजा था। कब खोजा था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो पहली बार 1826 के अंदर चार्ल्स मेसेन ने इसको खोजा था। चार्ल्स मेसेन, इन्होंने 1826 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार 1826 के अंदर चार्ल्स मेसेन ने खोजा था। 1826 के अंदर, सॉरी 1856 के अंदर क्या हुआ था? 1856 के अंदर पहली बार सर्वेक्षण किया था। किसने? कर्निंघम ने। 1856 में पहली बार सर्वेक्षण, ध्यान देना, इन्होंने 1856 में कर लिया था और इन्होंने 1826 के अंदर किया, चार्ल्स मेसन ने। और 1856 के अंदर
पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था, जो उनको वहां पर क्या मिली थी, एक मुहर मिली थी, जिसका वो क्या, इसका महत्व नहीं समझ पाए। ये क्या नहीं समझ पाए, कौन, कनिंघम, सॉरी, महत्व नहीं समझ पाए। वो क्या थे, बुद्ध के समकालीन, सॉरी, बुद्ध के बातों पर ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए वो इनके अंधविश्वास में रह गए। इसलिए उनको इनके बारे में समझ में नहीं आया, या इनकी जो कार्बन डेटिंग विधि है उनके हिसाब से ये मैच नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। इसलिए ये वंचित रह गए और इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। इसलिए फिर 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने इसको खोज लिया। आगे बढ़ते हैं। कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। किसको, कनिंघम, कनिंघम, या हम इसको बोल सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्वविद, सॉरी, पुरातत्वविद सर्वेक्षण, पुराता सॉरी पुरातत्व, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक, इनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी इनको कहा जाता है। 1856 के अंदर, ध्यान देना, इसी के बाद चल रही है। 1856 के अंदर क्या हुआ, 1856 में जॉन तथा विलियम्स बर्टन, जॉन तथा विलियम्स, कौन थे, विलियम्स बर्टन, यानी कि बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी थी। किसकी, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। बर्टन बंधुओं ने कब दी थी, बंधुओं ने 1856 के अंदर बर्टन बंधुओं ने क्या दी थी, इसकी सूचना सरकार को दी। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, ये जो दो भाई थे, जॉन तथा विलियम्स बर्टन, ये दो भाई थे जो कार्य कर रहे थे, और उनको एक शायद हड़प्पाई एक मुहर मिल गई, जिसकी सूचना उन्होंने सरकार को दे दी थी। इनके अंदर हुआ क्या था, देख, ध्यान देना, एक कहानी बताता हूँ इनकी। हुआ क्या था कि कराची और जो लाहौर, कराची और लाहौर है, वहां पर क्या हो रही थी, रेलवे लाइन बिछ रही थी। कहां पर, कराची और कहा, कराची और लाहौर, वह लाहौर के मध्य, लाहौर क्या हो रही थी, ट्रेन की पटरी बिछ रही थी, ट्रेन की पटरी बिछ रही थी। तो वहां के स्थानीय व्यक्ति ने आकर वृषभ बनी मुहर लाई थी। वृषभ एक मुहर थी जिसके ऊपर सांड का चित्र बना हुआ था, ये मुहर थी। वो जो मुहर थी वो किसको मिली थी, वो स्थानीय, वहां के जो स्थानीय जो व्यक्ति था, ये बिछ रही थी तो खुदाई तो होगी ना, उसके अंदर इनको एक व्यक्ति को वहां की वृषभ बनी हुई एक मुहर मिल गई, और उन्होंने इस मुहर को सरकार को सौंप दी। इन्होंने, जॉन तथा विलियम्स बर्टन ने, इन्होंने ये जो पुरातात्विक जो ये पुरानी जो मुहर थी वृषभ बनी हुई, जो किसी एक स्थानीय व्यक्ति को मिली थी, वो सरकार को सौंप दी थी। और अब हम नोट लगाकर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट लगाकर, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं, नोट लगाकर इसको लिखना, क्या लिखेंगे, भारत की पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने तक, सॉरी, कब चली थी पहली रेल, 1853 के, पहली रेल चली, वो कहां से कहां तक चली थी, मुंबई
वही तथा थाने के मध्य थाने के मध्य चली थी। इसका जनक, रेल का जनक है, रेल जो मुंबई तो ये रेल चली थी, इसका जनक, जनक किसको कहते हैं? इसका जनक डलहौजी, डलहौजी तब हमारे भारत देश के अंदर अंग्रेजों का राज, तब ये पहली रेल चली थी मुंबई तथा ठाणे के मध्य 1853 के अंदर, जिनके जनक डलहौजी थे। जो भारत से जो भी माल था वो ब्रिटेन पहुंचाने के लिए इन्होंने इस रेल को चलवाई थी। जो भारत के सामान को अपने देश भेज रहे थे, इसलिए इनको ये रेल चलवाई थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हम अगली कक्षाओं में आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि ये फिर ज्यादा हो जाएगा। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।